पहलगाम की बैसरन घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, वहाँ हाल में जो हमला हुआ वो सिर्फ एक गोलीबारी की घटना नहीं लगती। मतलब जो जानकारी सामने आ रही है वो एक सोची समझी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। हाँ, बिल्कुल। और आज हम इसी हमले से जुड़ी जो रिपोर्ट्स हैं, जो स्रोत हैं, उनको थोड़ा खंगालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे प्लान हुआ, अंजाम कैसे दिया गया और इसके पीछे कथित तौर पर कौन लोग या कौन से संगठन शामिल हो सकते हैं। सही। और हमारा मकसद यहाँ सिर्फ जानकारी सामने रखना है, किसी का पक्ष लेना या उसे सही ठहराना नहीं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं हमले के तरीके से। हाँ, जैसे आपने कहा, बैसरन घाटी को चुनना ये अपने आप में काफी सोचने वाली बात है। खुला इलाका है, सुरक्षा शायद उतनी नहीं थी। हाँ, और भागने के लिए जंगल भी पास हैं और जिस तरह से हमला हुआ वो तो बहुत ही क्रूर बताया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि हमलावरों ने पहले रास्ते बंद किए, बाहर निकलने के, हाँ, बाहर निकलने के रास्ते, फिर लोगों को एक जगह जमा किया और फिर रिपोर्ट्स के मुताबिक पुरुषों और महिलाओं को अलग किया गया। अच्छा। और फिर धर्म के आधार पर पहचान पूछी गई, मतलब जैसे कलमा पढ़वाना या पैंट उतरवाकर पहचान करना। ओह। और फिर बहुत करीब से गोली मारी गई। अमेरिकी M4 और AK-47 राइफलों का जिक्र है और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि उन्होंने पीड़ितों के साथ सेल्फी ली, वीडियो बनाए। ये तो बहुत ही भयानक है। और ये हमलावर, इनकी कोई पहचान हो पाई है? कौन है ये लोग? देखिए, स्रोतों में 3 नाम सामने आ रहे हैं। एक है आदिल हुसैन ठोकर। आदिल हुसैन ठोकर। हाँ, ये स्थानीय कश्मीरी बताया जा रहा है, अनंतनाग का। पढ़ा लिखा था, 2018 में छात्र वीज़ा पर पाकिस्तान गया था और वहाँ LET यानी लश्कर-ए-तैयबा से ट्रेनिंग ली, ऐसा कहा जा रहा है, और अक्टूबर 2024 में वापस कश्मीर आया। यानी एक स्थानीय कनेक्शन तो है। और बाकी दो? दूसरा नाम है हाशिम मूसा। इसके बारे में कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तानी सेना की स्पेशल सर्विस ग्रुप, मतलब SSG, उनकी स्पेशल फोर्सेस का कमांडो था। SSG कमांडो? हाँ, जिसे LAT को सौंपा गया था, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा है, और इसे ही हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। यह सितंबर 2023 में अली भाई नाम के एक और शख्स के साथ कश्मीर में दाखिल हुआ था। अच्छा, तो अली भाई ये तीसरा नाम हुआ? हाँ, अली भाई। ये भी पाकिस्तानी नागरिक बताया जा रहा है जो मूसा के साथ आया था। और चिंता की बात यह है कि ये तीनों, मूसा, अली भाई और आदिल, हमले के बाद से फरार हैं। तो एक स्थानीय और दो बाहरी, जिसमें एक कथित तौर पर पाकिस्तानी कमांडो। ये तो वाकई एक गहरी योजना की तरफ इशारा करता है। और संगठन, कौन सा ग्रुप इसके पीछे बताया जा रहा है? एक नाम जो बार बार आ रहा है वो है TRF, यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट। हाँ, सुना है इसके बारे में। ये 370 हटने के बाद बना था शायद। बिल्कुल, अक्टूबर 2019 में। और कई रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि ये असल में LAT और जैश-ए-मोहम्मद जैसे पुराने संगठनों का ही एक नया मुखौटा है, जिसे जानबूझकर स्थानीय दिखाने की कोशिश की जाती है ताकि लगे कि ये कश्मीर का अपना विरोध है। अच्छा, और TRF ने जिम्मेदारी ली इसकी? हाँ, उन्होंने हमले की जिम्मेदारी ली भी है। और क्या योजना हमेशा से बैसरन पर हमले की थी या कुछ और निशाना था पहले? ये दिलचस्प है। जानकारी के मुताबिक शायद नहीं। पहले जबरवन घाटी के जो लग्जरी होटल्स हैं वो निशाने पर थे, संभवतः प्रधानमंत्री की यात्रा को देखते हुए। ओह। लेकिन शायद सुरक्षा बढ़ने या यात्रा के कार्यक्रम में बदलाव की वजह से योजना बदली गई और फिर बैसरन को चुना गया, जहां पर्यटकों की भीड़ ज्यादा होती है। और तारीख भी खास है, 22 अप्रैल। हाँ, उसे भी कथित तौर पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति की भारत यात्रा से जोड़ा जा रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा ध्यान खींचा जा सके। अल्ट्रासेट क्या चीज है? अल्ट्रासेट वो दरअसल खास चीनी हुआवे फोन बताए जा रहे हैं। इनकी खासियत यह है कि ये आम मोबाइल नेटवर्क की बजाय सीधे सैटेलाइट नेटवर्क से जुड़ते हैं। सीधे सैटेलाइट से? हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि इन्हें ट्रैक करना भारतीय एजेंसियों के लिए लगभग नामुमकिन था और बातचीत इनक्रिप्टेड होकर कथित तौर पर पाकिस्तान में रखे सर्वर के जरिए होती थी। बाप रे, मतलब निगरानी से बचने का बहुत ही हाईटेक तरीका। और जंगलों में रास्ता खोजने के लिए भी कुछ खास था? हाँ, उसके लिए एल्पाइन क्वेस्ट नाम के एक ऐप का जिक्र है। ये ऐप बिना इंटरनेट के भी हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से नेविगेशन करा सकता है घने जंगलों में। बिना इंटरनेट के? हाँ, और रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि ये जो हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें थीं वो अमेरिकी कंपनी मैक्सार से एक पाकिस्तानी कंपनी BSI के जरिए ली गई। हाँ, और इस BSI कंपनी के संस्थापक पर पहले भी धोखाधड़ी के आरोप लग चुके हैं। और ये भी पता चला कि हमले से ठीक पहले पहलगाम इलाके की तस्वीरों की मांग में अचानक बहुत बढ़ोतरी हुई थी। तो ये तो पूरी प्लानिंग लगती है तकनीक के जरिए।
इसमें बाहरी हाथ मतलब पाकिस्तान का सीधा हाथ होने के बाद कितनी पुख्ता है? देखिए, स्रोत कई तरफ इशारा कर रहे हैं। भारत की एनआईए की जांच है, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स हैं, जैसे अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की, सीआरएस की, ईएफएसएस की, और तो और पाकिस्तान के पूर्व नेताओं जैसे मुशर्रफ, नवाज शरीफ, उनके पुराना बयानों का हवाला देकर भी आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और खासकर वो एसएसजी कमांडो वाली बात? बिल्कुल, हाशिम मूसा की कथित भूमिका इस शक को और गहरा करती है। इसके अलावा एक और कनेक्शन का जिक्र है, वो है हमास के साथ। हमास? हाँ, अगस्त 2024 में दोहा में एलईटी और हमास नेताओं की कथित मुलाकात हुई थी। फिर फरवरी 2025 में हमास के कुछ नेता पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर पीओके भी गए थे रावलकोट में कॉन्फ्रेंस के लिए। कुछ जानकार हमले के तरीके में भी हमास के हमलों से समानताएं देख रहे हैं। तो अगर हम इस सारी जानकारी को एक साथ देखें तो तस्वीर ये बनती है कि पहलगाम हमला एक बहुत ही सोची समझी योजनाबद्ध कार्रवाई थी, जिसमें टीआरएफ, एलईटी जैसे संगठनों का नाम आ रहा है। हाँ, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, बचने और हमला करने दोनों के लिए, और इसके पीछे सीमा पार से समर्थन और समन्वय होने के गंभीर आरोप हैं। बिल्कुल। और सबसे चिंता की बात यह है कि हमलावर अभी भी पकड़ से बाहर है। सही कहा। और ये सब जानकर एक सवाल जरूर मन में आता है, जिस पर शायद श्रोताओं को भी सोचना चाहिए। हाँ, कि जिस तरह की ये उन्नत तकनीक है, ये सैटेलाइट फोन, हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग और ये कथित सीमा पार समन्वय जिसका इस्तेमाल इस हमले में सामने आया है, ये भविष्य में इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए किस तरह की नई और शायद ज्यादा जटिल चुनौतियों का संकेत दे रहा है, इस पर विचार करना जरूरी लगता है।